वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस एंड एनालाइज द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन इज नॉट टू फाइंड आउट द राइट आंसर ओनली, develop an understanding through question answering and revisit the concept through question answering their meaningful analysis. So सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को इस सेशन में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। आप सभी को पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो कैटेगरी होती है हम उसे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन जनरली कहते हैं। क्लोज्ड एंडेड का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो भी ऑप्शंस होते हैं या जो भी फिल अप द ब्लैंक का होता है या फिर क्वेश्चन विद इनकम्प्लीट स्टेटमेंट का होता है उसी में से हमें वहाँ पे आंसर करना होता है। और इसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैटेगरी है हम इसे ही मल्टीपल चॉइस टाइप और MCQs कहते हैं। अगर MCQ को असेसमेंट की भाषा में कहें तो MCQ का मतलब होता है कि क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट होता है जिसे हम स्टेम कहते हैं और 4 ऑप्शन होते हैं जिसे हम सेट ऑफ ऑप्शंस कहते हैं और इसीलिए इसे मल्टीपल चॉइस टाइप कहते हैं बिकॉज यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं वो मल्टीपल होते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपको पता होगा कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन में जनरली एक सही जवाब होता है या एक से ज़्यादा होता है तो बोथ होता है और कई सारे होते हैं तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होता है। यहाँ पे सुविधा के लिए अगर हम मान लें कि अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर फर्स्ट है और रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस अगर रॉन्ग हैं तो जो राइट आंसर होता है हम उसे करेक्ट और राइट आंसर कहते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ द जो रॉन्ग आंसर होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं इसीलिए रेस्ट ऑफ द 3 को या 2, 3, 4 को हम डिस्ट्रैक्टर कहते हैं। यहाँ पे या इस डिस्कशन में या इस वीडियो सेशन के द्वारा आपको इसी चीज़ को समझना है कि आपको सिर्फ राइट आंसर को ही नहीं जानना है। राइट आंसर को जानना इंक्लूजन होता है लेकिन रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस रॉन्ग क्यों हैं तो उसे भी जानना होता है। सही जानने के साथ साथ गलत चीज़ों को जानने से उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में हमें एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है। इस डिस्कशन में हम सिर्फ राइट आंसर को नहीं देखेंगे, राइट आंसर है तो क्यों है उसे भी डिस्कस करेंगे और रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस या रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस अगर रॉन्ग हैं तो क्यों है हम उसे भी इस डिस्कशन का एक अभिन्न हिस्सा बनाएंगे। तो डिस्कशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। विकास कभी नहीं थमने वाली प्रक्रिया है। दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद, ये आइडिया किससे संबंधित है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अगर आप इन तीनों डिस्ट्रैक्टर को देखें, इन तीनों ऑप्शंस को देखें, इन तीनों ऑप्शंस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने की, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होने की, एक दूसरे के साथ जुड़ने की बात है यहाँ पे। लेकिन जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट कंसेप्शन पीरियड से शुरू होके डेथ तक कंटिन्यू होता है और इसे ही हम डेवलपमेंट का लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव कहते हैं। और कई बार प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर राइट आंसर देखेंगे या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, आप कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठते हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं तो वहाँ पे वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को टिक करने के लिए या फिर सेलेक्ट करने के लिए आपको कहते हैं वहाँ पे। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है डेवलपमेंट की शुरुआत जो प्रीनेटल पीरियड से या कंसेप्शन से होती है और वह डेथ तक कंटिन्यू होता है। इसका भी हमें 2 फेज दिखता है, एक है जन्म के पहले प्रीनेटल, एक है जन्म के बाद पोस्टनेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किनके द्वारा की गई? अगर स्किनर की बात करें, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात करते हैं। अगर जियां पियाजे की बात करें तो जियां पियाजे का जो थ्योरी है उसे ही थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है और इसी में वो स्टेयरकेस क्वालिटेटिव डेवलपमेंट के फॉर्म में डेवलपमेंट को 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में बांटते हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल
एंड फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है जियां पियाजे। अगर कॉलबर्ग की बात करें, कॉलबर्ग ने डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग की बात करी है। और अगर एरिक एरिक्सन की बात करें, एरिक एरिक्सन की पर्सनैलिटी की थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंट शुड प्ले अ डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन। युवा बच्चों के विकास में या अधिगम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सिंपैथेटिक नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, न्यूट्रल भी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव, आपको हमेशा चीज़ों को पॉजिटिवली लेना होता है, हमेशा चीज़ों को प्रोएक्टिवली आपको हैंडल करना होता है, आपको डील करना होता है। तो यहाँ पे प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोएक्टिव का मतलब यहाँ पे ये होता है कि किसी भी सिचुएशन में सिर्फ रिएक्ट करना या रिस्पॉन्ड करना नहीं, हर चीज़ को आगे बढ़कर खुद करना। अगर बच्चा आपसे बहुत सारी चीज़ों को पूछ रहा है तो वहाँ पे आप उसे बताइए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में अगर बच्चा नहीं पूछ पा रहा है, झिझक रहा है, किसी कारण से शर्मा रहा है या बोलने की स्थिति में अपने आप को नहीं रख पा रहा है, तो आपको उसे उस स्थिति में समझते हुए उस बच्चे को आपको समझाना है, या फिर वहाँ पे एज अ पेरेंट, एज अ सोशल एजेंट आपकी भूमिका एक प्रोएक्टिवनेस की है या एक प्रोएक्टिव सोशल एजेंट की होनी चाहिए। सो एज पर क्वेश्चन डिमांड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, प्रोएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रोमोटेड बाय। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात करें या लर्निंग बाय इंसाइटफुल प्रोसेस की बात करें या इंसाइटफुल लर्निंग की बात करें, जिया पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेव सेमियोनोविच वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इवान पेट्रोविच पावलोव की बात करें, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं। लेकिन गेस्टल्ट, आपको पता है गेस्टल्ट एक जर्मन टर्म है, गेस्टल्ट किन्हीं का नाम नहीं था, और जर्मन टर्म का मतलब ही होता है एक कन्फिग्रेशन, एक ऑर्गेनाइज्ड टोटलिटी, एक ऑर्गेनाइज्ड होल, उसी को गेस्टल्ट कहते हैं। और इसी को प्रोफाउंड करने का क्रेडिट 3 इंपॉर्टेंट जर्मन साइकोलॉजिस्ट को जाता है, मैक्स वर्दाइमर, वॉल्फगैंग कोहलर एंड द कर्ट कोफका। सो एज पर क्वेश्चन डिमांड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, गेस्टल्ट थेरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन का या अभिप्रेरणा का अधिगम की प्रक्रिया में क्या स्थान है? मेक्स लर्नर थिंक अनडायरेक्शनली, अनडायरेक्शनली नहीं होता है, डायरेक्शनली होता है। सेकंड ऑप्शन, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एमंग यंग लर्नर। युवा अधिगमकर्ताओं में सीखने के लिए एक प्रकार का इनर फोर्स, एक प्रकार का इनर एनर्जी या एक प्रकार की इंटरनल एनर्जी जिसे हम लोग मोटिवेशन कहते हैं, उसको क्या करता है? ट्रिगर करता है, उसको जनरेट करता है। शार्पन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर, बच्चों की मेमोरी को शार्प नहीं करता है, बच्चों के सीखने के प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, उसे ट्रिगर करता है, उसे प्रोवोक करता है, उसे बढ़ाता है। आप कुछ यूँ समझिए, डिफ्रेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग। न्यू लर्निंग और प्रेजेंट लर्निंग को ओल्ड लर्निंग और पास्ट लर्निंग से डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, उसे क्या करता है? उसे कनेक्ट करता है। सो द एज पर क्वेश्चन डिमांड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एमंग यंग लर्नर्स। मोटिवेशन की रिगार्डिंग एक छोटी सी बात है मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। जब हम लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट का मतलब ही होता है चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना, चीज़ों को प्रायोरिटी देना, चीज़ों को तरजीह देना, और ये 2 चीज़ों से ज़्यादा फैसिलिटेट होता है। फर्स्ट वन इज़ क्रिएटिविटी एंड द सेकंड वन इज मोटिवेशन। मोटिवेशन में उसके लोकस के आधार पे 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं इंटरनल और इंट्रिंसिक, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक। इंटरनल और इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है जब हम अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं, जब किसी काम को करने की खुशी दूसरों से ज़्यादा खुद को होती है या खुद की होती है, या जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट का जो लोकस होता है वो इंटरनल होता है या हमारे अंदर में होता है, हम में होता है, हम उसे ही इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन सस्टेनिंग ज़्यादा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव ज़्यादा होता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें, किसी काम को करने की खुशी
हमारे लिए महत्व नहीं रखती है, सामने वाले के लिए या हमारे आसपास के सोशल एजेंट्स के लिए महत्व रखती है। जब किसी काम को हम ग्रेड के लिए, किसी काम को औरों की खुशी के लिए, किसी काम को खुद की खुशी के लिए ना करके औरों की खुशी के लिए करते हैं, तो उसे ही एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। एक सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन अपीलिंग ज़्यादा होता है बट शॉर्ट टर्म का होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन अपीलिंग नहीं होता है, सस्टेनिंग होता है, बट वो लॉन्ग टर्म का होता है। और यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन से ही हमारा अपना इनोवेशन, हमारी अपनी क्यूरियोसिटी, हमारी अपनी डिस्कवरी, हमारी अपनी खुशी, हमारी अपनी हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a sign of an intelligent young child? इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड का कौन सा साइन नहीं है? वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जिसके थिंकिंग में हमें एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्शन दिखता है। सेकेंड वन हु कैन एडजस्ट ऑन सेल्फ इन अ न्यू एनवायरमेंट। अगर स्टीफन हॉकिंग की बात करें और जीन पियाजे की बात करें तो इन दोनों साइकोलॉजिस्ट और इन दोनों इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल्स के लिए थिंकिंग का मतलब, इंटेलिजेंस का मतलब होता है जो अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार, जो अपने आप को सर्कमस्टेंशियल रिक्वायरमेंट के अनुसार, जो अपने आप को एज पर सिचुएशनल डिमांड क्या करता है, एडजस्ट करता है, अपने आप को अडेप्ट करता है अपने आप में। सो इंटेलिजेंस का मतलब एक प्रकार की अडेप्टिव एबिलिटी भी जीन पियाजे और स्टीफन हॉकिंग के शब्दों में है। थर्ड वन इज वन हु हैज़ द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसेस वेरी क्विकली। चीज़ों का रॉट मेमोराइज करना, रटना, बिना सोचे समझे उसे मगअप कर लेना, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंटेलिजिबल एक्शन या इंटेलिजिबल बिहेवियर हम उसे नहीं कह सकते। सो एज पर द क्वेश्चन क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंटेलिजिबल एक्शन इंटेलिजिबल स्टूडेंट के लिए हम नहीं मान सकते हैं। एंड ऑप्शन नंबर 4, वन हु हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली, जिसमें एक प्रकार की जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है, फ्लुएंसी और अप्रोप्रिएट, कहाँ पे कितने अच्छे से बोलना है और क्या बोलना है, इस चीज़ के बारे में अगर हमें पता है तो वो एक इंटेलिजिबल एक्शंस माना जाता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द प्लेस वेयर द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन द बेस्ट वे। बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे तरीके से हम कहाँ पे, हर जगह पे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे सवाल है बेस्ट, सबसे बेहतर। यहाँ पे सवाल के भाषा पे आपको विशेष ध्यान देना है। एमसीक्यू में एक बात मैं और बताना चाहूँगा, आमतौर पे हमारी प्रवृत्ति क्या होती है कि हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, ऑप्शंस को 4 बार पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस को एक से ज़्यादा बार पढ़िए, शायद 1-2 ऑप्शंस के बाद या एक ऑप्शन को या बहुत सारे ऑप्शंस को एक बार से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत शायद आपको नहीं पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट तरीके से स्कूल और क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात करें, स्कूल और क्लासरूम एनवायरनमेंट बच्चे को बहुत सारा एक्सपोजर उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए देता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसका अपना पीयर ग्रुपिंग है, सेकंड उसका एक जो मल्टी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग संदर्भ, अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से जो बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं, उसके थ्रू बच्चे को अपनी सोशल ग्रुपिंग में, बच्चे को अपनी सोशल बॉन्डिंग बनाने में बहुत हेल्प मिलती है और वो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करता है। बेशक इसमें शिक्षक का, उसमें उस स्कूल परिवेश का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम योगदान उस परिवेश को बनाने में भी होता है। प्लेग्राउंड की बात करें तो प्लेग्राउंड में भी बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होता है, लेकिन अगर यहाँ पे फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट को देखें तो प्लेग्राउंड विल बी द बेस्ट। होम की बात करें, होम में भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, होम से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की शुरुआत होती है, लेकिन होम उतना डाइवर्सिफाइड, उतना वेरिड एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू स्कूली सेटअप प्रोवाइड नहीं कराता। ऑडिटोरियम में भी है, लेकिन अगर देखें इन सभी में कंपैरेटिवली बेस्ट की बात करें एज पर क्वेश्चन पे डिमांड, तो यहां पे ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। किस स्टेज में बच्चा ऑब्जेक्ट्स के बारे में लॉजिकली थिंकिंग करना शुरू करता है? अगर सेंसरी मोटर स्टेज की बात करें तो यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा और मोटर कोऑर्डिनेशन के द्वारा बच्चा अपने आसपास के ऑडियो विजुअल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है।
प्री ऑपरेशनल की बात करें, जिसमें हम लोग दो भागों में बांटते हैं, प्री कंसेप्चुअल और इंट्यूटिव। बच्चा यहाँ पे सेंसेरियल प्रोसेस से थोड़ा सा आगे बढ़ता है, लेकिन लैक ऑफ डिसेंटरिंग के कारण, एनिमिस्टिक, ट्रांसडक्टिव, अलग अलग रीजनिंग के कारण यहाँ पे क्या करता है, बच्चा अपने आप से बंधा हुआ होता है और वो औरों के पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट करने की हालत में कॉग्निटिवली उतना नहीं होता है। लेकिन अगर कॉन्क्रीट और फॉर्मल की बात करें, कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि जो दिख रहा है, जो दिखता वही बिकता है। अगर 7 से 11 साल के बच्चे के लिए बात करें तो बच्चे के सामने जो चीज़ें दिख रही है, जो कॉन्क्रीट है, जो रियल है, उसके बारे में अगर पूछे, उसके बारे में लॉजिक, अगर उसके पीछे छिपे कारण को पूछे, तो बच्चा रियल चीज़ों के पीछे, कॉन्क्रीट चीज़ों के पीछे लॉजिकल डिस्क्रिप्शन कर सकता है, लॉजिकल एनालिसिस कर सकता है। क्या है बच्चा इसके बारे में बता देगा, जो थर्ड स्टेज के बारे में है। लेकिन क्या होगा, क्या सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी है, क्या सिचुएशन की संभावना है, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में 7 से 11 साल का बच्चा एज पर पियाजियन कंसेप्शन बताने की हालत में नहीं होगा। सो एज पर दिस क्वेश्चन डिमांड, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। लॉजिकल थिंकिंग की शुरुआत कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 3 से हो रही है, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे कॉन्क्रीट फैशन में है रेदर देन एब्स्ट्रैक्ट फैशन में। लेकिन अगर लॉजिकल विद एब्स्ट्रैक्शन पूछा जाए तो ऑल टाइम योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। बच्चे को कंपनी चाहिए, बच्चे को इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए और बच्चे को एक सोशल अप्रूवल चाहिए। दे ऑल नीड्स आर सोशल और साइकोलॉजिकल। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट करने की बात करें तो ये हमारी एक बायोलॉजिकल एक्शन से, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल क्रिया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1 एज पर क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉस्टर क्रिएटिविटी एमंग लर्नर्स। लर्नर में कौन क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, उसे फैसिलिटेट करेगा, फॉस्टर करेगा। एम्फेसाइजिंग अचीवमेंट गोल। अचीवमेंट गोल की बात करें तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से गाइडेड ज़्यादा होता है। तो अचीवमेंट, किसी प्रकार की अचीवमेंट से आप क्रिएटिव नहीं बन सकते हैं। क्रिएटिविटी अचीवमेंट के साथ भी हो सकती है, अचीवमेंट के बिना भी हो सकती है, क्योंकि अचीवमेंट का मतलब होता है कि एक प्रकार का बाहरी तामझाम, एक प्रकार का बाहरी विन। लेकिन क्रिएटिविटी की बात करें, क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं एक इंटरनल हैप्पीनेस से ज़्यादा जोड़ता है, उसे बहुत ज़्यादा विन से, लूजिंग से मतलब नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि बेशक मुझे नंबर अच्छे नहीं मिले लेकिन मैंने अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो कई बार क्रिएटिविटी को हम सिर्फ सही या गलत, कई बार विन और लूजिंग में कैटेगराइज नहीं करते हैं। कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर गुड मार्क्स। अब देखिए ये जितनी भी चीज़ें हैं, दे ऑल आर अपीलिंग, दे ऑल आर आई कैची, है ना। तो आई कैची का मतलब क्या होता है, जो हमें अच्छा लगता है लेकिन बेशक अंदर से हम वहाँ पे अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। टीचिंग द स्टूडेंट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, ये भी कहीं ना कहीं एक्सटर्नल चीज़ों पे फोकस कर। अब देखिए यहाँ पे एक अप्रोच समझिए, अगर ऊपर के 3 अगर गलत हो गए, एक्सक्लूडिंग मेथड को फॉलो करें, इट्स ऑलवेज अंडरस्टूड द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4 और ऑप्शन डी। ये तो एक्सक्लूसिव मेथड में हुआ, लेकिन इंक्लूसिव मेथड क्या है कि अगर हम 1, 2, 3 को डिस्कस ना करके इतने फुल कॉन्फिडेंट हैं कि हम ऑप्शन 4 को ही पहले अच्छे से स्टडी करते हैं और रेस्ट ऑफ द ऑप्शन 1, 2, 3 पे जाते ही नहीं है, इसे इंक्लूसिव मेथड कहते हैं। दोनों मेथड को आपको यूज़ करना है, क्योंकि दोनों मेथड के कहीं ना कहीं, अगर आप इंक्लूसिव को जानते हैं तो आपको राइट आंसर पता चलता है, एक्सक्लूसिव को जानते हैं तो जो रॉन्ग आंसर हैं, जो नहीं हो सकते हैं, किसी दूसरे कंसेप्ट से जुड़ सकते हैं, उसके बारे में भी आपकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनती है। यहाँ पे प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर। देखिए कई बार कहा जाता है कि क्वेश्चनिंग जो है, जब हम लोग क्वेश्चनिंग करते हैं, कई बार कहा जाता है कि राइट आंसर देना कई बार मार्क्स के लिए होता है, कई बार होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन को कई बार प्रोब करना, क्वेश्चन को कई बार रखना, कई बार वो आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्टेड, ज़्यादा बोल सकते हैं वेल मोटिवेटेड क्लास के लक्षण आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज
माइंड मैपिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत कंफ्यूजिंग भी कई बार बहुत सारे लोगों के लिए होता है। यहाँ पे माइंड मैपिंग का पहले मतलब समझिए क्या होता है। माइंड मैपिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे कंसेप्ट्स को, बहुत सारे थॉट्स को, बहुत सारे आइडियाज़ को अगर आप इमेजेस के साथ, लाइंस के साथ, लिंक्स के साथ आप कनेक्ट करते हैं, हम उसे ही माइंड मैपिंग कहते हैं। और इस माइंड मैपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेंटर से की कंसेप्ट को लेते हुए उससे जुड़े हुए डिफरेंट कंसेप्ट को स्प्रेड करना, डिफरेंट कंसेप्ट को एक्सपैंड करना। इसीलिए माइंड मैपिंग कई बार रेडिएंट थिंकिंग को भी क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। मैं एक शब्द यहां पे लिख रहा हूं, इस पे विशेष ध्यान देंगे आप लोग। रेडिएंट थिंकिंग, रेडिएंट थिंकिंग का मतलब ही होता है कि स्प्रेड करना, चीज़ों को फैलाना, चीज़ों को डिफ्यूज करना। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर माइंड मैपिंग की बात करें तो वो कॉम्प्रिहेंशन को, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को, वो हमारी समझ को एनहेंस करने का, पैना करने का या बढ़ाने का एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। अब ऑप्शंस को देखें। ड्राइंग द पिक्चर ऑफ माइंड, इसके लिटरल मीनिंग पे मत जाइए। माइंड मैपिंग का मतलब ये नहीं कि माइंड का मैप करना है यहाँ पे, नहीं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, उसको एनहेंस करना, उसको। रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, नो। अ टेक्निक टू एनहेंस कॉम्प्रिहेंशन, एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को, आप अपनी समझ को बढ़ाते हैं या बढ़ा सकते हैं हम। Next one is a young children respond to a new situation on the basis of the responses made by him, her in a similar situation। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा क्लू क्या है। जब भी क्वेश्चंस को पढ़िए एग्जाम में या कहीं पे भी, अंडरलाइन जरूर करिए उसके मेन पॉइंट्स को, जो उस क्वेश्चन की सबसे बड़ी डिमांडिंग पॉइंट या डिमांडिंग लाइन होती है, या डिमांडिंग वर्ड भी हो सकते हैं कई बार, कि सिमिलर सिचुएशन आपसे पूछा जा रहा है कि पहले सिचुएशन कुछ ऐसा था A इज इक्वल टू बी, और अब का सिचुएशन भी कुछ ऐसा है। अगर A इज इक्वल टू बी समान था तो यहाँ पे हमने जिस प्रकार का रिएक्शन दिया, जिस प्रकार की हमने रिस्पॉन्डिंग करी थी, वही सिचुएशन अगर आज भी सिमिलर हो या उसी प्रकार का हो, तो हमारी रिस्पॉन्डिंग, हमारी जो रिएक्शन हुई थी या फिर हमारा जो एक्शन था, वो पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट में भी क्या होगा, सिमिलर होगा। यहाँ पे एटीट्यूड ऑफ लर्निंग का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए आप क्या उसके बारे में आप अपना दृष्टिकोण रखते हैं, चीज़ों को कैसे देखते हैं, चीज़ों को कैसा परसीव करते हैं। रेडीनेस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए आप एनर्जेटिक है या नहीं है, आपके अंदर एक प्रकार के क्यूरियोसिटी ट्रिगर हो रही है, नहीं हो रही है। रेडीनेस का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को सीखने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तत्पर हैं या नहीं हैं आप। लॉ ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ एनालॉजी का मतलब ये होता है सादृश्यता या सिमिलर। अगर सिचुएशनल सिमिलैरिटी है, इफ द सिचुएशन ऑफ ये सिचुएशन और ये सिचुएशन अगर दोनों सेम है, तो उन दोनों सिचुएशन में हमारा रिएक्शन भी सेम होगा। और इसी लॉ ऑफ एनालॉजी से ही आइडेंटिकल एलिमेंट्स थ्योरी या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात आती है। जैसे एनिमल का एनिमल्स कहते हैं, बर्ड का बर्ड्स करते हैं, सिंगुलरिस्टिक से प्लूरलिस्टिक कंसेप्ट में, है ना। लास्ट वन इज लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ यूज, ये थॉर्नडाइक के प्राइमरी प्रिंसिपल्स में से एक है, जिसमें लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि आप कोई भी काम करते हैं और उस काम का रिजल्ट कैसा होता है, उस काम का रिजल्ट अगर आपके लिए सूदिंग है, अगर आपके लिए एवर्सिव है, उस काम का रिजल्ट विल डिसाइड या विल बी डिसाइडेड बाय योरसेल्फ कि आप उस काम को आगे करोगे या नहीं करोगे। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे स्पेशली at primary level to address the learning difficulties of the student is to use, बच्चे के लर्निंग डिफिकल्टी को प्राइमरी लेवल पे एड्रेस करने का द बेस्ट वे इजी एंड इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक, ये ऑप्शन हो सकता है। स्टोरी टेलिंग मेथड, जिस पे हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अ वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड सूटेड टू द डिसेबिलिटी। अगर हम लोग अब वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं, कहीं ना कहीं टीचिंग मेथड्स में वेरिएशन, टीचिंग मेथड में वैरायटी को कहीं ना कहीं इनकलकेट करना सीखने वाले को लॉट्स ऑफ ऑप्शन देता है। जब हम लोग लर्निंग स्टाइल की बात करते हैं तो लर्निंग स्टाइल का मतलब होता है कि दो समान प्रकार के इंटेलिजेंट लेवल वाले बच्चों में भी सीखने के तरीके बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। कोई सोशली या ग्रुप में सीखना चाहेगा, कोई इंडिविजुअली सीखना चाहेगा, कोई एक्टिविटी या इनएक्टिव वे में या काइनेस्थेटिक तरीके से सीखना चाहेगा, है ना। तो यहाँ पे आप जितने
मल्टी लेवल्स ऑफ आप टीचिंग मेथड्स को, आप एक्सपीरियंसेस को, आप आउटसाइड द क्लासरूम एग्जाम्पल्स को, बच्चे के अपने एग्जाम्पल्स को, उनके अपने एक्सपीरियंसेस को अगर टीचिंग मेथड के साथ आप एनकलकेट करेंगे तो कहीं ना कहीं प्राइमरी लेवल पे वो बच्चे के लर्निंग डिफिकल्टी को तो एड्रेस करेगा ही, साथ ही साथ उनमें एक मीनिंगफुल लर्निंग के प्रोसेस को भी एज पर एनसीएफ 2005 फैसिलिटेट करेगा. सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट वन, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड. विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था इन स्पेशल स्कूल्स नेवर. एक्सक्लूजन है. बाय स्पेशल टीचर्स इन स्पेशल स्कूल्स, ये भी नहीं होगा क्योंकि एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं. अलोंग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, कहा भी जाता है कि वो हमसे अलग नहीं है. स्पेशल नीड्स के बच्चे विजुअली चैलेंज हो, फिजिकली चैलेंज हो, ओरली चैलेंज हो, ओवरली चैलेंज हो, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस. देयर लर्निंग रिक्वायरमेंट, देयर लर्निंग स्टाइल्स, देयर वे दे परसीव समथिंग और देयर ऑब्जेक्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अस. वो हमसे अलग नहीं है. उनकी आवश्यकताएं, उनकी ज़रूरतें, उनके सीखने की शैलियाँ, उनके सीखने के तरीके हमसे अलग है. तो हमारे साथ रहकर अगर वो अलग अलग तरीके से सीखे तो वो कहीं ना कहीं इंक्लूजन या फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन के ज़्यादा नज़दीक है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वन, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद. डिसलेक्सिया की बात करें, ये एक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है और चूंकि इसका बहुत बड़ा कारण हमारे बायोलॉजिकल, हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं प्री नेटल पीरियड से जुड़ता है. सो इसे हम लोग कई बार डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी भी कहते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के सिमिलर दिखने वाले अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स लाइक डब्ल्यू, एम, पी, क्यू, अगर हम लोग बोले बी, डी, वो मिरर इमेज को नहीं पढ़ पाता है. मिरर इमेज को वाटर इमेज देखता है, वाटर इमेज को मिरर इमेज दिखता है. अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम बच्चे के पढ़ने के लेवल पे, रीड करने के लेवल पे है, दैट विल बी डिसलेक्सिया. अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम अगर बच्चे के, अगर मैं बोलूं लिखने के लेवल पे है, डिस्ग्राफिया. अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम अगर बच्चे के न्यूमेरेसी, बच्चे के कैलकुलेशन, बच्चे के कंप्यूटेशनल लेवल पे है, सो डिस्कैलकुलिया. दिस इज मैथमेटिकल डिसऑर्डर. डिस्कैलकुलिया मैथमेटिकल डिसऑर्डर, डिस्ग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर एंड द डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर. सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी रीडिंग डिसऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट कंसीडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड. किसे आप गिफ्टेड का साइन आप नहीं मानेंगे. अगर हम लोग क्यूरियोसिटी की बात करें तो क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जानने की जो उत्कंठ इच्छा है, जो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो समथिंग, दिस इज क्यूरियोसिटी. और अगर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है और लेकिन उसी आइडियाज़ में समथिंग न्यू, कुछ नई चीज़ें हैं, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 सबसे बेस्ट ऑप्शन है. लेकिन एज पर दिस क्वेश्चन क्या किसी गिफ्टेड का साइन आप नहीं मानेंगे? ऑप्शन नंबर 4, फाइटिंग विद अदर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड या 5th ग्रेड विद विजुअल डेफिशिएंसी शुड बी. एक 5वीं क्लास के बच्चे को अगर दिखने में कुछ दिक्कत आ रही है, उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? उसके पेरेंट्स के साथ उसे रूटीन वर्क के लिए बोलेंगे? बिल्कुल नहीं. एक्सक्यूज टू डू अ लोअर लेवल ऑफ वर्क. देखिए, कहा जाता है कि कई बार अगर किसी की ज़रूरत अलग है तो उसकी ज़रूरत, उसके अलग ज़रूरत के हिसाब से अपनी टीचिंग लर्निंग पैराडाइम को, अपने टीचिंग लर्निंग वे को, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिज़ाइन करिए और उनके लेवल पे शिफ्ट करिए यहाँ पे, ना कि आप उसे लोअर लेवल पे शिफ्ट कर दिए. ये दोनों ऑप्शन 3 और 4 एक्सक्लूजन क्यों हमें ले जाता है. गिव स्पेशल ट्रीटमेंट, ये भी एक्सक्लूजन क्यों लेके जा रहा है. लेकिन अगर हम उसे अन्य सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाते हुए, रखते हुए उसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट ना देके अपने लर्निंग डायनेमिक्स में, अपने कह सकते हैं कि टीचिंग मेथड्स में या मेथडोलॉजी में या पेडागोजी में हम कुछ डिफरेंट मेथड्स को भी एनकलकेट करें, तो वो उसके चैलेंजेस को हमारे क्लास में रहते हुए ही सही वो ख़त्म कर सकता है. ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो compact disc or CDs. So the right answer will be as per question 1. Next one, which of the following statement cannot be considered as a feature of the process of learning. किसे आप लर्निंग का फीचर आप नहीं मानेंगे. लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड. जाहिर सी बात है कि अगर हमें गोल पता चलता है कि तो लर्न करने के लिए हमें मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है. ऑप्शन नंबर 1 एब्सोल्युटली राइट.
अनलर्निंग इज ऑल्सो अ लर्निंग। जब हमारे लिए कुछ एवर्सिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ थॉट्स, कुछ बिहेवियर, कुछ नेगेटिव फीलिंग, सम डिफरेंट और बैड एटीट्यूड्स, और अगर हम एफर्ट लगा के इन चीज़ों को फॉरगेट करते हैं, इन चीज़ों को भूलते हैं, इन चीज़ों को या इन चीज़ों की विस्मृति होती है, तो हम उसे ही अनलर्निंग कहते हैं, जो उस लर्निंग का ही एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है। लर्निंग में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम कई बार ओकेजनली रेफर भी करते हैं। एक होता है लर्निंग, एक होता है अनलर्निंग, और एक होता है रीलर्निंग। इन तीनों चीज़ों का वास्ता हमारे डे टू डे लाइफ में पड़ता रहता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लर्निंग होती है, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही लर्निंग होती है, यही टर्म प्रॉब्लमेटिक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लर्निंग होती है, फॉर्मल से ही है, लेकिन सबसे पहली शुरुआत हमारे घर से होती है जो इनफॉर्मल है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर द ओनली प्लेस, नेवर। So option number 3 is problematic and the right answer. And learning is a comprehensive process, lifelong चलने वाला as compared to development. Development lifelong है तो learning भी lifelong है, इसलिए हमारा evaluation भी lifelong होना चाहिए। नेक्स्ट वन, लर्निंग कैन बी एनरिच्ड। अगर लर्निंग एनरिच कब होगा, किस प्रकार की सिचुएशन में लर्निंग प्रोमोट हो सकता है, उसमें संवर्धन होगा, उसमें एक प्रकार का क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होगा। टीचर्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर, नो। ड्यू अटेंशन इज पेड टू पीरियोडिक टेस्ट, अटेंशन होना चाहिए, लेकिन अटेंशन सिर्फ टेस्ट पे नहीं, अटेंशन कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग पे होनी चाहिए। सिचुएशंस फ्रॉम द रियल वर्ल्ड आर ब्रॉट इन टू द क्लास इन विच स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द टीचर फैसिलिटेट्स। यही एनसीएफ 2005 का कोर लाइन लिखा हुआ है कि मीनिंगफुल लर्निंग तभी होगा जब बच्चे के आसपास का लोकल इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्लासरूम लर्निंग के साथ एसोसिएट होकर उनके अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करते हुए उन्हें मीनिंगफुल लर्निंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा है या नहीं। सो एज पर एनसीएफ 2005 advocates the classroom learning must be associated, must be correlated with learners immediate context. And option number 4, more and more teaching aids are used in the class, never. So the right option will be 3। हम लोग बच्चे को कई बार सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन हमें कई बार लगता है या हम कई बार ध्यान देते हैं कि अगर हम कई ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जो बच्चों को पता नहीं, जिसके प्रति बच्चों की उस लेवल की फैमिलियरिटी नहीं होती है, तो बच्चे अपने आसपास के देसी लोकल इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट एग्जाम्पल से लर्निंग को ज़्यादा बेटरली विद एग्जाम्पल के द्वारा समझकर आगे बढ़ाने की स्थिति में होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट वन इज टू मेक असेसमेंट अ यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस, वन शुड बी केयरफुल अबाउट। लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किस चीज़ पे हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए? अगर वैराइटीज ऑफ वे करेंगे जिसमें बच्चों के बारे में, उनके इन्फॉर्मेशन को, उनके नॉलेज को, उनके आप बोल सकते हैं लर्निंग प्रोग्रेस को स्कॉलास्टिक एज वेल एज को स्कॉलास्टिक तरीक़ों से, देखिए कहा जाता है कि हम जितने डाइवर्सिफाइड वेज का यूज़ करेंगे, जितने मल्टीपल वे का यूज़ करेंगे, हमारे पास उतने सारे रिकॉर्ड्स, उतने यूनिक, उतने करेक्ट, उतने राइट और उतने जेन्युइन रिकॉर्ड आएंगे, क्योंकि हर किसी के पोटेंशियल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जब हम लोग मल्टीपल इंटेलिजेंस होवार्ड गार्डनर की बात करते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को नाउडेज रिजेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे कहा जाता है कि हर चीज में एक प्रकार का मल्टीपल नेचर दिखता है, चाहे वो एबिलिटी हो, चाहे वो इंटेलिजेंसी हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, और यही चीज हमारी इवैल्यूएशन का भी पार्ट बन चुका है आज के समय में। यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज, नेवर। मेकिंग कंपैरिजन कभी भी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि हमारा कंपैरिजन कभी भी औरों से ना हो। हम बेशक एग्जाम में बच्चों को कई बार मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन हमेशा इस बात के लिए बच्चों को मोटिवेट करिए कि आपका कंपैरिजन सिर्फ अपने आप से है, आपके प्रीवियस परफॉर्मेंस और अपने प्रेजेंट परफॉर्मेंस को, आप क्या करते हैं और आप क्या कर सकते हैं, इसको वाइगोत्स्की जेडपीडी कहते हैं। आप इन दोनों के बीच के गैप को ढूंढिए, अपने लिए जेडपीडी फाइंड आउट करिए और उसे हासिल करने के लिए, उस फील्ड पे काम करने के लिए अपनी मदद चाहे ले सकते हैं, अपनी मदद लेनी भी चाहिए, और औरों की मदद भी अगर वहाँ पे है तो आप उसके सहायता से भी अपने यूनिक एबिलिटीज पे, अपने यूनिक पोटेंशियल पे आपको काम करना है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर बिकॉज ऑफ हिज हर डेमोक्रेटिक नेचर अलाउ स्टूडेंट टू सिट ऑल ओवर द क्लास। कहा जाता है, एक बहुत अच्छी बात कही जाती है इंक्लूसिव क्लास के लिए कि नो एनी फ्रंट साइड, कोई भी क्लास में फ्रंट साइड फिक्स नहीं होनी चाहिए। टीचर अपने क्लास के अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, अपने पढ़ाए जाने वाले चैप्टर टॉपिक के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्लास को किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी साइड में, किसी भी फ्रंट में या किसी भी साइड को वो फ्रंट साइड के फॉर्म में ट्रीट कर सकता है या एडजस्ट कर सकता है या बना सकता है। वहाँ पे कुछ बच्चे साथ बैठते हैं, सिट टुगेदर, कुछ बच्चे खुद से पढ़ाई कर रहे हैं,
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक सोशल लर्निंग और एक है इंडिविजुअल लर्निंग। तो ये कहीं ना कहीं लर्निंग स्टाइल पे फोकस कर रहा है ये स्टेटमेंट। लेकिन टीचर को लगता है कि कुछ बच्चे साथ पढ़ते हैं और कुछ बच्चे को अपने आप से पढ़ने में मजा आता है। फिर यहाँ पे बात पियाजे और वाइगोत्स्की की आती है। पियाजे क्या बोलते हैं कि बच्चा दुनिया के बारे में अपने व्यू को डेवलप करता है, ये पियाजियन कंसेप्शन है। बट ऑन द अदर हैंड वाइगोत्स्कियन कंसेप्शन क्या कहता है कि बच्चा दुनिया के व्यू से अपने व्यू को डेवलप करता है यहाँ पे। सो इस ऐसा करते हुए एक पेरेंट को लगता है कि नहीं शायद ये ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शंस होने चाहिए, ये क्वेश्चन की डिमांड है। पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर। पेरेंट्स को उस टीचर पे ट्रस्ट करना चाहिए और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है तो टीचर से अलग से बात करना चाहिए। पेरेंट्स शुड टेक अवे द चाइल्ड, नेवर, एक्सक्लूजन है। पेरेंट्स शुड कंप्लेन कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो टीचर के भरोसे अपने बच्चे को छोड़े तो टीचर पे कुछ, देखिए विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और अगर हमें लगता है कि वो टीचर अगर हमसे बेहतर केयरिंग 6 या 7 घंटे में हमारे बच्चों के लिए दे सकता है तो उस पर हम ट्रस्ट करना होगा। एंड द लास्ट वन, पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू चेंज द सेक्शन ऑफ देयर वर्ड, नेवर। Right answer will be 1. Next one, which of the following should be considered at the most important quality of a teacher at primary level? अब देखिए यहाँ पे टीचर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी तो पूछी जा रही है, लेकिन वो प्राइमरी लेवल पे पूछी जा रही है। क्या होनी चाहिए? कंपिटेंस इन मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। ये सभी लेवल के लिए टीचर की सबसे पहली क्वालिटी होती है कि उसकी कंटेंट पे मास्टरी और उसकी पढ़ाने के तरीकों, बोले तो पेडागोजिकल मास्टरी उसकी है या नहीं है। सेकंड वन इज कंपिटेंसी टू टीच इन हाईली स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज, नेवर। एगरनेस टू टीच, ये भी इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग प्रोफेशन के लिए, सर्विसिंग के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद चूंकि प्राइमरी क्लास में हमारी जो टीचिंग लर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, आप बोल सकते हैं डेकोरेटेड होती है। हम चीज़ों को डायरेक्टली वहाँ पे उस तरीके से नहीं बताते, क्योंकि बच्चे बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही इनोवेटिव होते हैं, बहुत ही इनोसेंट, क्रिएटिव, यूनिक, क्यूरियोसिटी से भरे हुए लर्नर होते हैं वहाँ पे। तो उन बच्चों को वहाँ पे हैंडल करना और चीज़ों को बिल्कुल भी डेकोरेटेड तरीके से, बिल्कुल भी डायरेक्टली ना करके, बिल्कुल एग्जाम्पल के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा, इनएक्टिव तरीके से आसपास के लाइफ से कोरिलेट करते हुए, कनेक्ट करते हुए पढ़ाने के लिए हमारे पास लॉट्स ऑफ पेशेंस और लॉट्स ऑफ प्रिजर्वेंस होना चाहिए। सो एज पर दिस क्वेश्चन, एज पर माई ओपिनियन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन में बी ऑप्शन नंबर 4, पेशेंस एंड preservance. Next question, dash is considered a sign of motivated teaching. किसे आप motivated teaching का साइन मानेंगे? क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट आंसर ये हो सकता है। पिन ड्रॉप साइलेंस, कभी भी सुई पटक सन्नाटा क्लास में नहीं होनी चाहिए। बेशक हम लोग पिन ड्रॉप साइलेंस की बात करते हैं, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस में डिस्कशन की बात करें, अगर कंसेप्ट डिस्कशन की बात करें, अगर कहीं ना कहीं बोलने की बात करें, सुनने की बात करें, शेयर करने की बात करें, थिंक पेयर शेयर की बात करें, उसकी संभावनाएं क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मैक्सिमम अटेंडेंस इन द क्लास, मैक्सिमम अटेंडेंस, क्लासरूम अटेंडेंस बच्चे के फिजिकल प्रेजेंस को दिखाता है, लेकिन आपके क्लास में बच्चा है या नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रेजेंस बच्चे के क्वेश्चनिंग से पता चलता है। सो क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट इज द बेस्ट वे, अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। रेमेडियल वर्क गिवन बाय द टीचर, रेमेडियल वर्क भी आप बच्चे को तभी दे सकते हैं जब बच्चा क्वेश्चन पूछ के उस कंसेप्ट के बारे में अपने अप्रूवल को या उस कंसेप्ट के बारे में अपनी फैमिलियरिटी को या अपनी सहमति को आपके सामने वो रखता है या दिखाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लोअर क्लासेस प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन, प्लेवे मेथड की बात करें या एक्टिव लर्निंग की बात करें या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस की बात करें या चीज़ों को हैंडलिंग करके लर्न करने की बात करें, इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ग्रोथ और डेवलपमेंट के साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से जुड़ता है। सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल की बात करें तो सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल का मतलब होता है जो भी सोशल कॉन्टेक्स्ट है, फैमिली की बात करें, सोसाइटी की बात करें, हमारे कल्चर की बात करें, उनको स्टडी करता है। तो एज पर दिस क्वेश्चन डिमांड ऑप्शन नंबर 2 उतना अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पे। अगर ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, थियरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के द्वारा हम बच्चे के फिजिकल एक्टिवनेस को देख सकते हैं, उनके फिजिकल एक्टिविटी में उनके एंगेजमेंट को देख सकते हैं, लेकिन जब सीखने सिखाने की बात आती है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को वहाँ पे कनेक्ट करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, लेकिन मेथड्स ऑफ टीचिंग भी यहीं पे
रूसो ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम, हमारी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया या प्रणाली बच्चों के विकासात्मक सिद्धांत का ही अनुसरण करते हुए होना चाहिए। आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मस्ट बी बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल प्रिंसिपल ऑफ आवर चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू, करिकुलम का मतलब क्या है? इवेल्युएशन प्रोसेस, टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इन द क्लास, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी टॉट। और अगर इन सभी को अगर एक साथ जोड़ दें, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 4, द ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन ए डे टू डे बेसिस। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू पियाजे, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पियाजे का। अकॉर्डिंग टू पियाजे, at which of the following stages does a child begin to think logically about abstract proposition? तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्या डिस्कस किया कि बच्चा लॉजिकल थिंकिंग को थर्ड स्टेज में कर रहा है, लेकिन वो रियल कॉन्क्रीट वर्ल्ड के साथ है। लेकिन लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन की बात करें, तर्क लगाने के साथ अगर ये पूछा जाए क्या है, नहीं क्या हो सकता है, क्या होगा, तो उसे लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन जो 11 एंड ऑनवर्ड्स, 11 to 18 या 11 to 15 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में अच्छे तरीके से एडोलेसेंस के फिगर में हमें ज़्यादा दिखाया था। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हिज हर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव। अगर एक शिक्षक को क्या ऐसा पढ़ने के बाद अपने बच्चों के बारे में, अपने लर्नर के पोटेंशियल के बारे में, उनके स्ट्रेंथ के बारे में, उनके ओवरऑल डेवलपमेंटल प्रोग्राम के बारे में, डेवलपमेंटल प्रोग्रेस के बारे में, लर्निंग स्टाइल के बारे में जानकारी लिख सकती है? सो द आंसर विल बी एजुकेशनल साइकोलॉजी। मीडिया साइकोलॉजी से हमें मीडिया को, उसके मीडियम को, उसके लोगों के साथ उसके रिएक्टिंग, उसके इंटरेक्शन, उसके अंडरस्टैंडिंग पैटर्न को समझने में मीडिया से मदद मिल सकती है। एजुकेशनल सोशियोलॉजी का मतलब होता है कि जो भी सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट है उसके एजुकेशन, उसके सोच, उसके आइडिया, उसके इंटरेक्शन के नेचर को समझ सकते हैं। सोशल फिलॉसफी का मतलब होता है कि जो भी सोसाइटी, उसकी अपनी क्या आइडियोलॉजी, उसके अपने क्या थॉट हैं, वो किस प्रकार के आइडियोलॉजी में, किस प्रकार के विचार में, किस प्रकार के अब दर्शन में, किस प्रकार की बातों में, किस प्रकार के बातों के संग्रह में यकीन रखता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट वन, कृतिका who doesn't talk much at home talks a lot at school. It shows that कृतिका घर में बहुत बातें नहीं करती है लेकिन स्कूल में बहुत सारी बातें करती है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? सी डजेंट लाइक हर होम एट ऑल। एक रीज़न हो सकता है कि वो अपने घर को क्यों पसंद नहीं करती है, क्योंकि घर में उसकी बातों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता। स्कूल बेशक उसे बोलने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलना और मोटिवेट होना या हैप्पी होना, दैट्स बिल्कुल डिफरेंट थिंग। अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है और फिर भी सामने वाले उस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके आप बोलते हैं, आपको रिकग्नाइज किया जाता है, आपके थॉट को एक्नॉलेज किया जाता है, आपके थॉट को वैल्यू दिया जाता है, आपके थॉट को अप्रिशिएट किया जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, हर थॉट गेट एक्नॉलेज एट स्कूल। ऑप्शन नंबर 2 इज द बेस्ट ऑप्शन। टीचर डिमांड दैट चिल्ड्रन शुड टॉक अ लॉट एट स्कूल। Question number next, children actively construct their understanding of the world is a statement attributed to। बच्चा अपने आसपास की दुनिया के बारे में खुद कंसेप्ट डेवलप करता है, और जीन पियाजे या जिया पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा एक स्मॉल साइंटिस्ट, एक लिल साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट का मतलब क्या है कि कैसे वो दुनिया के बारे में अपने एक हाइपोथेटिकल, अपने एक कैसे वो आप बोल सकते हैं क्रिएटिव व्यू को डेवलप करता है। तो यहाँ पे आप पियाजे के साथ इस विचार को आप एसोसिएट कर सकते हैं। कॉलबर्ग की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग, ऑप्शन में नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है यहाँ पे। स्किनर, ऑपरेंट कंडीशनिंग, पेवलोव, क्लासिकल कंडीशनिंग। एंड द लास्ट वन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप। अगर पीयर ग्रुपिंग की बात करें तो 1 to 5 की बात करें तो 1 to 5 एक प्राइमरी सोशलाइजेशन का टाइम होता है, जिस दौरान बच्चा घर और अपने आसपास के इमीडिएट सोशल एजेंट्स या कंपोनेंट्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है। लेकिन 6 साल की उम्र में अपने स्कूली सेटअप से जुड़ने के साथ अगले 15-20 साल तक या 15, 16, 17 साल तक वो उसी स्कूली सेटअप का पार्ट होता है, और कहीं ना कहीं उसका एक नया सोशल एटमॉस्फेयर, सोशल एरिना, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट, जिससे प्राइमरी सोशलाइजेशन वहाँ से शुरुआत होती है। और यहीं पे अगर आप देखें उसके पीयर ग्रुपिंग की शुरुआत, उसकी गैंग की शुरुआत अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड में भी ये शुरू होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव की बात करें वो चाइल्डहुड में होता है। तो चाइल्डहुड को इसीलिए हम लोग कई बार गैंग एज कहते हैं।
एडोलेसेंस में भी ये और ज़्यादा होता है, लेकिन ये अगले क्वेश्चन में आएगा कि जब ये डिफरेंट सेक्स के प्रति, ऑपोजिट सेक्स के प्रति जब ये बहुत ज़्यादा होता है तो वो एडोलेसेंस होगा। तो इस डिस्कशन में इतनी ही बातें स्टूडेंट्स। आई होप इस डिस्कशन के द्वारा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुने, इसे एनालिसिस करें और इसके द्वारा आपकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इन सभी डिस्कस्ड कंसेप्ट के बारे में बनी होगी। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।